हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम कर रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और आज करेंगे हम 24 मार्च के नेक्स्ट शिफ्ट को। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। आप सभी जानते हैं ncrtquiz.com ये एक वेबसाइट है जहां पर आप जाकर के क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज दे सकते हैं, जिससे आपका जीएस का फाउंडेशन और स्ट्रांग होता है। और आप इसी वेबसाइट पर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 24 मार्च शिफ्ट 3 का क्वांट का पेपर है, जहाँ पर हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी शिफ्ट हमने डिस्कस करी है बहुत ही आसान मैथ्स है। ठीक है ना। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई ऐसा कोई बहुत लेंदी वगैरह नहीं है। ठीक है ना। चलिए पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1140 इफ 6% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 10% ऑफ द अदर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो दो नंबर का डिफरेंस 1140 है। कह रहा है कि पहले नंबर का 6%, परसेंट नहीं लिखता हूँ क्योंकि कट जाएगा, जो सेकंड नंबर के 10% के बराबर है। दो से जाएगा 5 बार, दो से जाएगा 3 बार। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो 5/3 हो गया। यानी मेरे हिसाब से पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 3 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2। इस 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1140। ठीक है ना। फाइंड द ग्रेटर नंबर। बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। 2 से गया 5 बार, 2 से गया 7 बार, ये कितना हो गया हमारे पास? 2850। यानी दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो कितना है हमारे पास? 2850। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स एंड द डिस्काउंट ऑन 12 एप्पल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 4 एप्पल्स। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस बताना है। यहाँ पर है कि 15 का जो सीपी है, 15 एप्पल्स का जो सीपी है वो बराबर है एसपी ऑफ 10 एप्पल्स। तो यहाँ से हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम इसको 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा है द डिस्काउंट ऑन 12 एप्पल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 4 एप्पल्स। तो 12 एप्पल पर जो डिस्काउंट है वो 4 एप्पल पर प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो मिल जाएगा। 4×3=12, यानी 3 टाइम्स डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 3 रुपए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सीपी, एमपी और एसपी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीदा 2 रुपए में, बेचा 3 रुपए में, प्रॉफिट कितने का? 1 का। जबकि यहाँ पर प्रॉफिट 3 का है, तो दोनों जगह प्रॉफिट बराबर कर लेते हैं, है ना। 1 को 3 बना लेते हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, यानी सीपी हो जाएगा 3×6 और एसपी हो जाएगा 9 रुपए। तो 6 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा, प्रॉफिट कितने का है? 3 रुपए का। क्लियर है बात। अब जब आपने दोनों जगह प्रॉफिट सेम कर दिया, इसका मतलब डिस्काउंट आपका कितना है? 1 रुपए। तो 1 रुपए डिस्काउंट के बाद कोई आर्टिकल 9 रुपए का बेचा गया, यानी एमआरपी कितना था? 10 रुपए था। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया भाई? 3 रुपए का प्रॉफिट है कितने पर? 6 पर, यानी 1/2, 1/2 यानी कि 50%। डिस्काउंट आपने कितना दिया? डिस्काउंट किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर। 1 रुपए का डिस्काउंट है कितने पर? 10 पर, है ना। यानी ये कितना हो गया? 10%। तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है? 40%। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स व्हिच लाई बिटवीन 20 एंड 70। 20 और 70 के बीच जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है? तो 20 के बाद क्या मिलेगा? देखो 25, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही मिलेगा 20 और 70 के बीच में। इनका एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाय 4। तो 64 और 36 100 हो गया, 150, 174,
174 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 से गया 2 बार, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, ये हो गया 43 दूनी 86, 43.5, यानी एवरेज हो गया हमारा 43.5, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अ वॉल ऑफ डायमेंशन 50 इंटू 30 इंटू 40 मीटर इज टू बी बिल्ट with bricks of length 3 meter, breadth 2 meter and height 1 meter. The contractor has ordered 6500 bricks. How many more bricks would be required? तो जो दीवार है वो एक क्यूबाइड हो जाती है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है। तो जो दीवार का वॉल्यूम है यानी कि L इंटू बी इंटू एच, वो इसमें लगने वाली ब्रिक्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मान लेते हैं n ब्रिक्स लगी है और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मान लो कि n ब्रिक्स लगी मल्टीप्लाई बाय n। तो 2 से गया 20 बार, 3 से गया 10 बार। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 5 दूनी 10, यानी 10,000 ब्रिक्स टोटल लगेंगी। 6500 अगर आपने ऑर्डर कर दी है तो आपको 3500 और मंगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in a mixture of 90 liter the ratio of milk and water is 4:5. If this ratio is to be 5:4 then the quantity of milk to be added further. तो हमारे पास मिल्क एंड वाटर का 90 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:5 है। अगर मुझे इसको 5:4 बनाना है तो कह रहा है कि देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडेड, तो कितना मिल्क मिलाना चाहिए। अब मिल्क पूछ रहा है तो वाटर क्या होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो वाटर को हम इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ही 5 का, यानी ये 16, ये 20, ये कितना हो गया 25, लेकिन ये अभी भी 20 है। ठीक है ना, तो मिल्क अगर हम देखें तो 16 से 25 यानी कितना हो गया, आपने कितना मिल्क ऐड कर दिया, 9 लीटर। ठीक है, अब इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितना है, देखो 20 और 16 36, 36 की वैल्यू कितनी है 90, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 9 की। तो 90/36 इंटू 9, 9 चौक 36 और 4 से कट जाएगा 22.5, है ना, यानी 22.5 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, मिल्क मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के रेशियो 4:5 से 5:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% ड्यू टू विच हिज प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीजेस फ्रॉम 15 to 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार सेलिंग प्राइस को 40% बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट 15 से 40% हो जाता है। तो सीपी कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि ओल्ड सीपी, ओल्ड एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले प्रॉफिट परसेंट कितना था 15% और अब कितना हो गया 40%। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, सीपी एसपी प्रॉफिट, ये है क्या, ये है आपका ओल्ड और ये है न्यू। ठीक है, समझने के लिए, अब जब 15% का प्रॉफिट आपको हो रहा है, यानी कि अगर सीपी 100 रुपये होगा तो एसपी 115 होगा। आप बोलोगे हाँ, आप कह रहे हैं कि अगर हम सीपी को 40% बढ़ा देते हैं, सॉरी एसपी को 40% बढ़ा दें, है ना, तो हमें प्रॉफिट 40% होगा, यानी 115 को आप 40%, 40% कितना होता है 2/5, यानी ये हो जाएगा 5/7, 7/5 उल्टा है ना, 2/5 बढ़ जाएगा ना तो हो जाएगा 7/5। तो इसको हम 7/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 × 15, ये हो जाएगा 161, यानी अब नया सेलिंग प्राइस हमारे पास 161 रुपये है और 161 रुपये में बेचने से मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सीपी कितना होगा, सीपी 115 होगा। क्यों, क्योंकि 115 का 40% 161 आया, तो 161 में बेचा, प्रॉफिट आपको 40% है यहाँ पे, यानी
CP 115 होना चाहिए, तो CP कितना इंक्रीज हो गया हमारा 15%, है ना। एकदम आसान, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर। नेक्स्ट, a builder appoints 3 construction worker Jay, Naresh and Sunil on one of its site. They take 20, 30 and 60 days respectively to do a piece of work. How many days will it take Jay to complete the entire work if he is assisted by Naresh and Sunil together on alternate days? Jay starts the work on the first day alone, है ना। तो 3 लोग हैं, जय, नरेश और सुनील। ये अकेले अकेले अगर काम करते हैं तो 20, 30 और 60 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फटाफट से। जय की एफिशिएंसी 3, नरेश की 2 और सुनील की 1। अब हो क्या रहा है कि जय डेली काम करेगा, लेकिन जय के साथ नरेश और सुनील मिलकर हर ऑल्टरनेट डे काम करेंगे। यानी एक दिन अकेले जय काम करेगा और अगले दिन जय के साथ नरेश और सुनील भी काम करेंगे, फिर जय काम करेगा, फिर जय के साथ नरेश और सुनील काम करेगा। इस तरीके से ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो जब जय काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट होगा, और जब तीनों काम करेंगे 3 2 5 और 1 6, यानी क्या होगा, हर 2 दिन में कितने यूनिट काम होगा, 6 और 3 9, ठीक है ना। हर 2 दिन में कितना, 9। करना कितना है, 60। किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 दिन, और ये कितना हो गया 54 यूनिट काम हो गया। 60 में से 54 काम हो गया, बचा कितना, 6। अब कौन आएगा 13वें दिन, 13वें दिन आएगा जय। जय एक दिन काम करेगा पूरा, हाँ एक दिन पूरा काम करेगा वो, और कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट, यानी 13 दिन हो जाएंगे, ठीक है। और काम कितना हो जाएगा, 57, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब 13 दिन कंप्लीट हो गए, 57 यूनिट काम हो गया, यानी 3 यूनिट काम हो गया, 3 और बचा। अब कौन आएगा, अब तीनों आएंगे। तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। तो 3 यूनिट को कितनी देर में कर लेंगे, वो आधे दिन में ही कर लेंगे, यानी 13 दिन और प्लस हाफ डे, और आंसर आएगा 13 सही 1/2 दिन में हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, if x plus 1 upon x is equal to 6 and y is equal to इतना, then the ratio of this। तो x plus 1 upon x तो हमारे पास 6 दिया हुआ है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो y की वैल्यू है, इसमें से अगर ऊपर से मैं 2 की पावर 18 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 यानी 2 की पावर 2, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, और नीचे भी हम 2 की पावर 18 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, 18 4 22, 2 की पावर 4 यानी कि 16, और 18 और 6 24, 2 की पावर 6 यानी कि 64। इससे क्या होगा, 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 कट गया, 16 4 20 और 1 21, और यहाँ पर 64 16 80 और 4 84, 21 एकम 21, 21 दूनी 84। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/4 आ गई, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, हमसे इसका रेशो पूछा है। एक काम करो, नीचे से अगर मैं इन दोनों में से या तीनों में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1/x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5/2, और नीचे क्या है y, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, देखो x से x कट गया, x से x कट गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हो गया 3/2 इंटू x प्लस 1/x हो गया 6 माइनस 5/2, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। 2 से ये 2 बार कट जाएगी, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऊपर हो गया 6, नीचे कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, ये 2 फिर ऊपर पहुंचाएगा, यानी 12/7 इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x and y where x is greater than y is 667, what is the value of 5y minus 3x। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी 2 प्राइम नंबर होते हैं, उनका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है, और 667 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर 29 इंटू 23 का प्रोडक्ट होता है। अगर ये नहीं पता था तो फिर इस सवाल में आपको टाइम लगने वाला था। तो x हमारा बड़ा है y से, यानी x 29 हो गया, और y हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
ठीक है, अब सवाल में कुछ है ही नहीं। 5 इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स, तो 23 पंचे 115, 29 30 87, यानी 28 हमारे पास सवाल का उत्तर बनेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and 20 days respectively. If they work on alternate days, A starting first, and if the work goes on for 8 days, what part of the work will be left unfinished? तो ए और बी किसी काम को जब अकेले अकेले करते हैं तो 15 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं 60, टोटल वर्क 60 हो गया, एफिशिएंसी 4 और 3 हो गई। अब अगर दोनों ऑल्टरनेट काम करते हैं और पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तो क्या होगा कि हर 2 दिन में कितना काम होना चाहिए था, 7। तो 8 दिन में कितना काम होगा, 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी 4 से, यानी 8 दिनों में कितना काम हो चुका होगा, 28। 60 में से 28 हो चुका, तो बचा कितना, 32। 32 बचा होगा कितने में से, 60 में से। ठीक है ना, तो 4 अट्ठे 32 और 4 से गया 15 बार, यानी 8/15 पार्ट जो है काम का वो अभी भी बाकी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 15% of 55% of a number is 2475, then 41% of that number। तो जो नंबर का 41% होगा वो 41 का मल्टीपल होगा, और एक ही ऑप्शन है जो 41 से कट रहा है, वो है 123। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे ना, मान लीजिए नंबर x था, x का 55% का 15% किसके बराबर है, 2475 के बराबर, यानी वो नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 2475 इंटू 100/55 इंटू 100/15। अब इस नंबर का आपको चाहिए 41%, यानी 41/100। 100 से 100 कट गया, ठीक है ना, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 15 से ये 15 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, ये 300 हो गया, इंटू 41, 41 इंटू 3 कितना होता है, 123, तो 12,300 इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं थी इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करने की, है ना। 41 का मल्टीपल ढूंढ लो, 41 दूनी 82, 41 इंटू 3 करके देख लो। Question number 12. The ratio of two numbers is 5:4. A number y is then subtracted from each of the two given numbers so that the ratio of the resultant number becomes 2:1. What would be the ratio of the resultant numbers when the same number y is added to each of the two initial numbers? तो हमारे पास दो संख्याएं थी a और b मान लीजिए, और इनका अनुपात था 5:4। हमने दोनों में से y को सब्ट्रैक्ट किया, तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 2:1। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर आप दोनों में से सेम नंबर घटाते हो, यानी कि a जितना पहले था और जितना अब है, b जितना पहले था और जितना अब है, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, देखो इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1, इनका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर पहले से आप देखोगे तो ये डिफरेंस सेम है, 5 और 2 डिफरेंस 3, 4 और 1 डिफरेंस 3, यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। क्योंकि हमें नंबर तो पता है नहीं, तो y हमारे पास 3 हो सकता है कि अगर 5 में से 3 घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे, दोनों में से सेम नंबर घटाया तो रेशियो 2:1 बन गया। ठीक है ना, यानी कि अगर हम ये ऐड कर देते y, तो 5 + 3 8, 4 + 3 7, तो ये रेशियो आ जाता हमारे पास 8:7, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, A can complete a piece of work in 20 days while B can do it alone in 30 days. They together work for 5 days and left. The rest of the work is completed by C alone in 7 days. In what ratio should the payment be divided among them? तो भैया पैसा जो जितना काम करता है उसके रिस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ए और बी के बारे में दिया गया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में करता है, टोटल काम 60, एफिशिएंसी ए और बी की कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हुआ ये था
कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया था और 5 दिन बाद कौन चला गया था, दोनों चले गए थे। फिर रिमेनिंग काम को सी ने अगले 7 दिनों में कर लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि पैसा किस रेशो में बांटा जाना चाहिए, पैसा उस रेशो में बांटा जाना चाहिए जिसने जितना काम किया। तो भाई ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। एक दिन में ए कितना काम करता है, 3, तो 5 दिन में कितना करेगा, इतना। बी ने भी स्टार्टिंग के 5 दिन काम किया और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 5 दिन में कितना, इतना। बाकी काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो ये हो गया 15 और ये 10, 15 और 10 25 यूनिट काम कर लिया ए और बी ने। तो 60 में से 25 का कितना बचा, 35, यानी 35 काम सी ने किया होगा 7 दिनों में। ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी पैसा बांटा जाएगा तीनों में 3:2:7 के अनुपात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी के रेशो में नहीं बांटा जाता है, पैसा बांटा जाता है किसने कितना काम किया उसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 in 4 years at R% per annum is equal to the simple interest on 9,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. What is the value of R? तो 6,000 रुपए का 4 साल का R% से जितने रुपए इंटरेस्ट है उतने ही रुपए 9,000 रुपए का 12% से 2 साल का इंटरेस्ट है। 100 से 100 चला गया, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 2 से गया 2 बार, 6 दूनी 12 से 12 गया, तो आर कितना आ गया हमारा 9, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। ऑप्शन नंबर 3 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 3 स्क्वायर की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 41 की पावर रूट एक्स माइनस 40 की पावर रूट एक्स देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 की पावर रूट एक्स, ये हो गया 41 की पावर रूट एक्स और माइनस 40 की पावर एक्स। ठीक है ना, ये 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। ये ऐसी नंबर्स होते हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिनको हम बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर होता है 41 के स्क्वायर के, जिसको हम लोग 9 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। एक्स जब 4 होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 trains start at the same time from A and B and move towards each other at the rate of 10 and 27 km/h respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 340 km more than the other. The distance between A and B. तो 2 ट्रेन हैं ए और बी से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। एक की स्पीड है 10 km/h और दूसरे की स्पीड है 27 km/h। दोनों सेम टाइम पर चल रही हैं, सेम टाइम। जैसे ही ए चलना, ये वाली ट्रेन चलना शुरू करेगी, वैसे ही दूसरी वाली ट्रेन चलना शुरू करेगी। ठीक है ना। अब कह रहे हैं व्हेन दे मेट, मान लो यहाँ कहीं पर मिली, वो सी पर मिली, तो जब मिली है वो, है ना, तो कह रहा है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 340 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। हम मान लेते हैं कि वो 1 घंटे बाद मिली, दोनों सेम टाइम पे चली थी, तो 1 घंटे में इस ट्रेन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और 1 घंटे में इस ट्रेन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो दोनों ने कुल मिलाकर के ए और बी के बीच की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अगर दोनों 1 घंटे बाद मिली तो ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये 1 घंटे में ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, ये करती है 27 किलोमीटर। तो अगर दोनों 1 घंटे बाद मिली होती तो ये वाली ट्रेन इस ट्रेन से 17 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लेती। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 340 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लेती है, यानी 17 की वैल्यू 340। तो टोटल डिस्टेंस अगर ऐसा होता 1 घंटे बाद मिली होती तो टोटल डिस्टेंस होता ए से लेके सी तक की डिस्टेंस 10 और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस 27, यानी टोटल डिस्टेंस होती हमारी 37। 340 बटे कितना 17 इंटू 37।
17 दूनी 34, 37 दूनी 74, यानी टोटल डिस्टेंस है 740 किलोमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर है। और फिर ये ट्रेन 1 घंटे में नहीं मिली होंगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस आपकी 37 किलोमीटर नहीं है, 740 किलोमीटर। हालांकि हमें टाइम नहीं निकालना था, हमें केवल डिस्टेंस निकालनी थी, तो इसलिए ये सवाल आप इस तरीके से बिना एक्स वाई मान के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई जेड इज 50, द एवरेज weight of x and y is 44.5, the average weight of y and z is 53.5. If the weight of x, y and z are p, q, r respectively, then the value of p plus q upon r correct to 2 decimal places is। तो भैया x, y और z का आपको एवरेज दिया था, एवरेज यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 50, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 50 इंटू 3 यानी कि 150। इसके बाद एवरेज वेट ऑफ x एंड y, तो यहां से x और y का एवरेज यानी x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 44.5, यानी ये कितना हो जाएगा 44 दूनी 88 और 1 89, x प्लस वाई कितना आ गया 89। अब अगर x प्लस वाई हमारा 89 है और x प्लस वाई प्लस जेड 150 है, तो z कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, यानी z का वेट हो गया 61। कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ y एंड z, y और z का एवरेज वेट क्या हो गया y प्लस जेड अपॉन 2 कितना है 53.5, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा 53 दूनी 106 और 107, यानी y प्लस जेड हमारे पास 107 है। हमसे कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ एक्स वाई जेड आर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वेट कितना है 89 अपॉन आर, आर यानी कि जेड का वेट कितना है 61। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.46 के आसपास आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर, एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 81 प्लस डैश डैश डैश, यानी ये 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा है और ये 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, यानी ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डैश 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 कहाँ तक 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना। तो 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, और 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 अपॉन 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से गया 5 बार, 5 सत्ते 35 इंटू 11 कितना 350, 3 दूनी 6, 3 से गया 3 बार, 2 पंचे 10, है ना, 15 इंटू 19, 19 थी 57, 57 का 10 गुना 570/2, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 285। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 5 10, 8 8 16 1 17, 3 2 5 और 1 6, तो 670 हमारे पास सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेशन ए इज 530 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन बी, a train starts from station A at 9 a.m. towards station B at 90 km per hour, while another train starts from station B at 10 a.m. towards station A at 90 km per hour. At what time do they meet? तो है क्या, दो स्टेशन है A और B, इनके बीच की दूरी है 530 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन चलती है A से सुबह 9 बजे, जा रही है बी की तरफ, स्पीड है 90 किलोमीटर पर। एक ट्रेन बी से स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे और ये चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, बी से ए जा रही है। तो अब है क्या कि ये ट्रेन इस ट्रेन से 1 घंटा पहले चली है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर, है ना, 1 घंटे में 90 किलोमीटर, यानी इसने 90 किलोमीटर अकेले ट्रेवल किया। अब बच गए 10, और अब इस वाली ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, है ना, बी से। तो अब दोनों कितने दूरी पर मिलेंगे, 530 पर तो मिलेंगे नहीं, 530 माइनस 90 यानी कि 440 किलोमीटर डिस्टेंस पर मिलेंगे।
ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 440 अपॉन रिलेटिव स्पीड 90 90 180। ठीक है, 2 से कट जाएगा 22 बार, 2 से कट जाएगा 22/9 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 2 घंटे पूरे पूरे हो गए। और 4/9 है ना, 9 दूनी 18, 18 4 22। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 20 बार जाएगा, तो 2 घंटे पूरे पूरे हो गए। और 40 दूनी 80, 20 को 80 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 घंटे और 3 दूनी 6, 20 बचा, 3 छंग 18, इतने मिनट, 2 घंटे 26 मिनट और 2/3 है ना, 18 और 2 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 घंटे 26 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, तो 10 बजे के बाद 2 घंटे 12, तो 12:26 और 40 PM पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल रही। 12 26 40 ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। लास्ट, मोहित बॉट अ हाउस फॉर 64,000 promising to pay after 1.5 years with an interest at the rate of 5% per annum compounded half yearly. Find the interest paid after 1.5 year. तो प्रिंसिपल 64,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, जो कि हाफ ईयरली में हो जाएगी 5.2 यानी कि 2.5%। और 1.5 साल में कितने बार ब्याज लगेगा, 3 बार, यानी 3 साल वाला सवाल बन गया। तो 64,000 का ट्री बना लेते हैं 3 साल का। 2.5% कितना होता है, 1/40। तो 64,000 का 1/40 कितना हो जाएगा, 1600 पहले 6 महीने। ठीक है ना, अगले 6 महीने 1600 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस 1600 का 1/40 यानी 40 रुपये ब्याज और मिलेगा। तीसरी तिमाही 1/40 1600, और क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1600, इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा 40 रुपये। जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी आपको 40 रुपये ब्याज मिलेगा, और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी तीसरी तिमाही आपको ब्याज मिलेगा 1 रुपये। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या हो गया, 1.5 साल का CI हो गया। 16×3 = 48, 4800 और 120, 4820, 1920 और एक 1921 है ना, टोटल कितना हो गया हमारे पास 492। ये हो गया आपका CI 1.5 साल का, है ना। तो ये थे 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के। कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है और कैलकुलेटिव भी नहीं है, आराम से आप टेंशन फ्री होकर के जा सकते हैं। ठीक है ना, अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग रखिए, थोड़ा सा मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, अलजेब्रा पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, काम बन जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी ncrtquiz.com और टीम निष्ठा के एप्लीकेशन पर जाते रहिए, जो भी नए बैचेज हैं उनको परचेज करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।